नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। सबसे पहले बुलेटिन में शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की खबर के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बस में धमाका हो गया है और यह धमाका सुबह करीब 6 बजे पुराना बस स्टैंड के पास खड़ी एक बस में हुआ। उधमपुर में 9 घंटे में यह दूसरा विस्फोट हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले रात 10:45 पर 2 माइल चौक के पास एक बम में धमाका हुआ था और इस हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए थे। बस के आसपास खड़े बाकी और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने इस धमाके के आतंकी एंगल से इनकार नहीं किया है। उधमपुर में यह विस्फोट ऐसे वक्त में हुआ है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। तो 2 तस्वीरें यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरों को आप देखिए कि 2 मील बस अड्डे पर यह बस जो थी पहली तस्वीर में खड़ी थी और अचानक से इसमें जो ब्लास्ट है वो हो जाता है। 8 घंटे के अंदर 2 ये धमाके हुए। खड़ी बस में जोरदार धमाका हुआ और बीती रात भी एक बस में धमाका हुआ था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक और धमाका हुआ, यानी 8 घंटे के अंदर 2 धमाके से अभी तक ये बस अड्डा जो है वो दहल उठा है। और ये ऐसे वक्त में ब्लास्ट की खबरें सामने आ रही है जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। तो एक और हादसा हुआ है बस स्टैंड पर। यहां पर आपको बता दें कि हाँ, देखिए, ये पहला जो धमाका है ये रात को 10:30 बजे के करीब हुआ था और वो भी बस के अंदर ही हुआ था। जो वो बस का रूट है वो बसंतगढ़ की तरफ जाती है बस। रात को ये तकरीबन 10:30 बजे हुआ था और 5 बजे से वो गाड़ी वहाँ पर जो है टीसीबी दुमेल एक पेट्रोल पंप है उसके पास पार्क थी, तो उसमें ब्लास्ट हुआ। और सिमिलरली जो है इसी तरह का जो ब्लास्ट है वो यहाँ पर बस स्टैंड उधमपुर में जो है प्रॉपर बस स्टैंड जो हमारा है उसी में ये ब्लास्ट हुआ है। और इस ब्लास्ट में जो है फिलहाल कोई किसी तरह की इंजरी या कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन जो रात को ब्लास्ट हुआ था उसमें 2 इंजर्ड हुए थे और वो दोनों जो है अभी वो खतरे से बाहर हैं। तो फिलहाल अभी जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि किस तरह का नेचर का ब्लास्ट है और क्या है। तो इसमें हमारी एक्सपर्ट टीम जुड़ी हुई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ ही घंटों में एक के बाद एक धमाका, यानी कि 2 धमाके जो है वो हो चुके हैं। 2 मील बस अड्डे पर बस खड़ी थी जिसमें धमाका हुआ है, लेकिन गनीमत यह रही कि आज सुबह जो ये धमाका हुआ इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिल रही है। लेकिन वहीं जब रात 10:45 पर पहला धमाका हुआ था उसमें 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका अभी फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक और धमाके की खबर आई है, यानी कि कुछ ही घंटों में बस स्टैंड पर एक के बाद एक दूसरा धमाके की तस्वीरें आपके सामने। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओडिशा के बालेश्वर की एक फैक्ट्री में देर रात अमोनिया गैस लीक हो गई और इसके चलते यहां काम करने वाले 28 मजदूर बीमार पड़ गए। बीमार हुए सभी मजदूरों को सांस लेने में काफी दिक्कत हुई और दिक्कत होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कुछ कर्मचारियों की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि अमोनिया गैस का दुनिया भर में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है और इसकी गंध बहुत तेज और हानिकारक होती है। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इस गैस के फैलने से लोगों की आंखों में जलन होती है और साथ ही सांस लेने में भी खासी दिक्कत होती है। तो कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बालेश्वर से ये खबर सामने आई है ओडिशा की, जहां पर झींगा मछली प्लांट में अचानक से अमोनिया गैस जो थी वो लीक हो गई, जिसके बाद जैसी गैस लीक हुई 28 मजदूर जो थे वो बीमार पड़ गए। और फिलहाल इन मजदूरों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। अमोनिया गैस लीक हुई है ओडिशा के बालासोर की फैक्ट्री में। अचानक से गैस लीक हो गई और गैस लीक होने के बाद से 28 मजदूर ऐसे थे जो उसकी चपेट में आ गए, क्योंकि ये जो गैस होती है बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। सांस लेने में खासी दिक्कत होने लग जाती है और यही वजह हुई कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 28 मजदूर जो थे वो गैस लीक होने की वजह से एक साथ बीमार पड़े, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क की, जिन्होंने पीएफआई पर बैन को लेकर कहा कि वो देशद्रोही संगठन नहीं है, बावजूद इसके जबकि उस पर पाबंदी लगा दी गई, जबकि आरएसएस पर लगना चाहिए था। पीएफआई का जहाँ ताल्लुक है वो भी एक देश की एक सोशल पार्टी है और वो ख़ास तौर से मुसलमान को रिप्रेजेंट करती है, उनके लिए काम कर रही है देश के अंदर। तो गद्दार वतन तो है नहीं वो, उनको
उन पर बैन लगाना इस तरीके से मुनासिब नहीं है, जबकि हमारे सामने आरएसएस मौजूद है और पार्टियां मौजूद हैं, तो उन्होंने उस पर तो कोई बैन लगाया नहीं। लेकिन आज इस पर बैन लगाकर इसके खिलाफ कोई जो पीएफआई के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। यूपी के सहारनपुर में खनन माफिया हाजी इकबाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि सहारनपुर जिला प्रशासन ने 50,000 के नामी मोस्ट वांटेड खनन माफिया हाजी इकबाल की 203 करोड़ की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हाजी इकबाल की संपत्तियों को चिन्हित किया है। गैंगस्टर एक्ट में जिला अधिकारी ने संपत्तियों को जब्त करने के आदेश जारी किए थे। ये कार्रवाई अब तक प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। इससे पहले मई महीने में हाजी इकबाल की 1 अरब की संपत्ति कुर्क हुई थी। और अब बात करेंगे लंपी वायरस की, क्योंकि ये बीमारी तेजी के साथ फैल रही है और इसकी चपेट में आ रहे गौवंश अब मौत के मुंह में जाने लगे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें लंपी पर काबू पाने के लिए वैक्सीन का सहारा ले रही हैं, लेकिन ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में तेजी के साथ फैल रही है। इस बीमारी की जद में 6 राज्यों के ज्यादातर गौवंश आ गए हैं। लंपी वायरस के लिए मथुरा वृंदावन नगर निगम ने अपनी, बता दें आपको कि गौ समाधि में 200 गौवंशों के लिए आइसोलेशन केंद्र बनाया है। पशु चिकित्सा अधिकारी गायों के उपचार करने में लगे हुए हैं। लंपी वायरस को लेकर वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत गंभीर बीमारी है। जो लंपी स्किन डिजीज़ की समस्या जो हमारे सामने है, इसके लिए मथुरा वृंदावन नगर निगम ने अपने गौ समाधि संत समाधि में 200 गौवंशों के लिए एक आइसोलेशन केंद्र बनाया है। वेटनरी ऑफिसर्स लगातार लगे हुए हैं उनको औषधि और उनका उपचार करने के लिए। और जहाँ से भी समस्या या कंप्लेंट आती है कि लंपी स्किन डिजीज़ से ग्रसित गौवंश नगर निगम में है, तो उनको हम लोग तत्काल ट्रांसपोर्ट करके अपने गौ समाधि संत समाधि के आइसोलेशन सेंटर पर ले आते हैं वृंदावन में। इसके अतिरिक्त समाज सेवी संस्थाओं द्वारा, साधु महंतों द्वारा भी आइसोलेशन केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिसमें नगर निगम सहभागिता कर रहा है। सबसे रिसेंट अभी कुंभ मेला क्षेत्र में लगभग 2000 गौवंशों के लिए आइसोलेशन केंद्र समाज सेवी संस्थाओं एवं साधु संतों के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, जिसमें नगर निगम पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था इत्यादि कर रहा है, दवाई की व्यवस्था करने की को प्रयासरत है। और लंपी स्किन डिजीज़ को लेकर हम लोग बहुत ही गंभीर और संवेदनशील हैं। यदि कोई भी गौवंश ऐसा पाया जाता है जिसको लंपी स्किन डिजीज़ है, तो हम उसका तत्काल उपचार करेंगे और आशा करेंगे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकते हैं दिग्विजय सिंह, और दोपहर 12 बजे का वक्त जो है वो बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे नामांकन पत्र ले सकते हैं दिग्विजय सिंह। तो देखिए, एक नाम और इस रेस में सामने आ गया है। जिस तरीके से पिछले दिनों काफी नाम चर्चा में रहे, उसके बाद अशोक गहलोत जो एक नाम सामने आया, लेकिन उसको भी लेकर के कई विवाद सामने आ गए। और अब ऐसे में खबर ये आ रही है कि दिग्विजय सिंह नामांकन पत्र जो है वो ले सकते हैं। आज दोपहर 12 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर है इस चीज के लिए, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष पद से जुड़ी हर दिन एक बड़ी खबर आ रही है। ऐसे में जिस तरीके से कल से ही ये कयासबाजी तेज हो गई थी, दिग्विजय सिंह ने दिल्ली का रुख किया था, और जब वो आए, हालांकि उन्होंने अभी तक इस मामले में कुछ भी बोलने से साफ इनकार उन्होंने किया है, चुप्पी वो साधे हुए हैं। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर के अगर दिग्विजय सिंह सामने आते हैं और अध्यक्ष पद के लिए वो नामांकन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आला कमान की तरफ से यही एक कैंडिडेट होगा जिसके नाम पर मोहर साफ तरीके से लगती नजर आएगी। क्योंकि दिग्विजय सिंह का अगर अभी तक राजनीतिक करियर पर हम नजर डालें, तो अभी तक कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही के रूप में देखा जाता है इनको, तो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन वो कर सकते हैं। तो सियासी सफर आप एक बार जरा जान लीजिए। दिग्विजय सिंह के पास लंबा संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव है, क्योंकि लंबा करियर उनका राजनीतिक कर रहा है। दिग्विजय सिंह 2 बार मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। तो दिग्विजय सिंह का सियासी सफर क्या कह रहा है, किस आधार पर उनका कद राजनीति में ऊंचा हुआ, वो आप जरा इन ग्राफिक्स के जरिए समझे। दरअसल दिग्विजय सिंह की गिनती जो है वो गांधी परिवार के वफादारों में होती है, इसलिए हमने कहा कि बेहद करीबी माने जाते हैं वो गांधी परिवार के। कांग्रेस फिलहाल संघ के खिलाफ आवाज जो है वो अपनी बुलंद कर रही है, और इसी कोशिश में अब ये एक और नाम सामने आया है। 10 साल
तक राहुल के काफी करीब रहे थे दिग्विजय सिंह। हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा में भी दिग्विजय सिंह की भूमिका लगातार सामने आ रही थी। पार्टी मुख्यालय में भी दिग्विजय सिंह का अपना एक अलग गुट था जिसके सहारे वो तमाम रणनीति बनाया करते थे। दिग्विजय सिंह अहमद पटेल की टीम को भी एक सीमा तक ही भाव देते थे, जबकि अहमद पटेल एक ऐसा नाम जो कांग्रेस के बेहद करीबियों में गिना जाता था। दिग्विजय सिंह के पास लंबा जो अनुभव है उसका फायदा कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह को मिल सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं औरैया की, जहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वैशाली गांव पहुंचा और मृतक छात्र के परिजनों से मुलाकात की। वहीं मृतक की मां ने पूर्व केंद्रीय मंत्री से बताया कि पुलिस ने उल्टा उनके घर वालों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद प्रदीप आदित्य जैन ने जांच किए बगैर मामला दर्ज करने पर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया। आपको बता दें कि मृतक छात्र के परिजनों की तरफ से 50 लाख रुपए, 1 एकड़ भूमि, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आवास के साथ साथ आरोपी शिक्षक को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की गई है। और अगली खबर हरियाणा राज्य से है, जहां पर बरसात के कारण यमुना तांडव मचा रही है और वहीं मारकंडा नदी ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कई दिनों से हो रही बरसात से शहबाज से गुजर रही मारकंडा नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से मारकंडा के आसपास के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। जल भराव की वजह से जिले के कई गाँव में किसानों की हजारों एकड़ फसल बाढ़ की वजह से खराब हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बरसात के कारण उन्हें जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ता है। हर साल बेमौसमी बरसात और नदी के बढ़ते जलस्तर से फसलों और आम जन को नुकसान उठाना पड़ता है। संगरूर के मोरक से निकलने वाली घग्गर नदी अपने खतरे के निशान के पास बह रही है और जिस वजह से आसपास के किसान डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि धान की फसल पककर बिल्कुल तैयार है। वहीं अगर नदी में उफान आता है तो धान की फसल बर्बाद होने का खतरा बना हुआ है। इधर नदी में पानी का लेवल बढ़ने से प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा संगरूर विधानसभा में एक मेडिकल कैंप में पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से मिली हुई है, इसलिए आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही है, लेकिन जनता आम आदमी पार्टी के साथ है। तो हरपाल सिंह चीमा संगरूर पहुंचे थे और संगरूर से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए वो नजर आए। उन्होंने साफ साफ कहा चीमा ने कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है, यानी कि दोनों मिली हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि जनता आम आदमी पार्टी के साथ है। मुजफ्फरनगर में शासन के दिशा निर्देश अनुसार लगातार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच कर रहा है। जनपद में 114 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जो अल्पसंख्यक विभाग में दर्ज है। तो वहीं मुजफ्फरनगर के 9 ब्लॉक्स में अब तक 6 ब्लॉक में बिना मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच पूरी हो चुकी है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि जनपद में लगातार बिना मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे जारी है। मदरसे के सर्वे से संबंधित जो भी चीज़ें थीं, जो शासन के निर्देश से जनपद मुजफ्फरनगर में प्रारंभ हुआ था, इसमें संबंधित एसडीएम, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और उनकी कमेटी एक बनी हुई थी जो इसका सत्यापन कर रही है। अब तक जो है, जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की टीम जो सूचना हमको दे रही है, उसमें 90 जो है गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सत्यापन हो चुका है, जिसमें कि जानसठ, खतौली और सदर के क्षेत्र शामिल हैं। अभी सदर में कुछ अभी मदरसे रह गए हैं और बुढ़ाना क्षेत्र का भी सर्वे होना शेष है, तो निरंतर हमारा सर्वे चल रहा है। तो मुजफ्फरनगर जनपद में मदरसों का सर्वे जारी है। इसमें 6 ब्लॉक हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें अभी तक 90 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सुशील मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी काफी दिन से तो बेरोजगार थे और अभी कुछ रोजगार मिला है तो प्रतिक्रिया देते चल रहे हैं। ललन सिंह ने यह भी कहा कि सुशील मोदी को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए।
रांची में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस को सफलता हाथ लगी है। शहर के बीआईटी थाना क्षेत्र से नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के साथ एक महिला तस्कर भी शामिल है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर लगभग 2 किलो गांजा बरामद किया गया। वहीं पुलिस के अनुसार महिला अपने बहनोई के साथ मिलकर गांजा तस्करी करती थी। गुप्त सूचना के आधार पे ग्राम नेवड़ी विकास में बीआईटी मिश्रा ओपी के टीम के द्वारा एक रेड किया गया और उस वहाँ पे बड़े पैमाने पर 1.600 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। ये गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी, वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी ये सूचना दी गई थी और जो इसमें हमारा निर्देश प्राप्त था रांची पुलिस को कि नारकोटिक्स से संबंधित जितने भी व्यवसाय होते हैं उसके ऊपर में एक 0 टॉलरेंस पॉलिसी लेते हुए सभी जगह रेड करके उनको न्यूट्रलाइज करना है। और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उर्मिला देवी और केशवर हजाम। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं शारदीय नवरात्रि की, क्योंकि नवरात्रि के पावन दिनों की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि में मां दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी यानी कुष्मांडा की पूजा का विधान है। आज देवी दुर्गा के सभी स्वरूपों में मां कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही तेजस्वी है। नवरात्रि के चौथे दिन दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह सुबह आरती की गई। तो आज नवरात्रि का चौथा दिन, आज सभी कुष्मांडा माता की पूजा अर्चना करते हैं और मंदिरों में सुबह सुबह आरती की गई। झंडेवालान मंदिर की फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं और उस वक्त की तस्वीरें जब सुबह यहाँ पर आरती की जा रही थी। इधर गोंडा में नवरात्रि, दुर्गा पूजा और मूर्ति विसर्जन को सकुशल निपटाने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट है और वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि त्योहार दुर्गा पूजा और दशहरा को सकुशल निपटाने के लिए हर कस्बे में पैदल गश्त की जा रही है। वहीं शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही हर मूर्ति पंडालों पर लाउड स्पीकर बजेंगे। तो गाइडलाइन के अनुसार लाउड स्पीकर जो है वो बजाए जाएंगे, क्योंकि लाउड स्पीकर को लेकर काफ़ी बवाल जो था वो मचा हुआ था उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर। लेकिन मूर्ति विसर्जन होना है मूर्ति का और उसकी तैयारी में प्रशासन जो है वो पूरा जुटा हुआ है। फिलहाल ये गोंडा से तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सामने है, जहाँ पर देखिए आप किस तरीके से नवरात्रि दुर्गा पूजा को लेकर पूरा प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। यूपी में श्रावस्ती पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों बदमाश अवैध गांजा तस्करी और गैंगस्टर एक्ट में आरोपी थे और पुलिस को इनकी काफी वक्त से तलाश थी। बदमाशों के पास से 88 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। तो तस्करी और गैंगस्टर एक्ट में ये आरोपी वांटेड थे। फिलहाल श्रावस्ती पुलिस को बड़ी सफलता मिली है क्योंकि दोनों इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से कि 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए हैं।